अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम दिल, हृदय, हार्ट की बात करना चाहेंगे कि परफेक्ट इंटीग्रेटेड हार्ट जो है वो क्यों लाजमी है और वो कैसे चलता है। परफेक्ट एनाटॉमी के जाने बिना हमें आगे बढ़ना नामुमकिन सा काम हो जाएगा। हर मानव के जीवन में जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बनाने के बाद वो सर्कुलेशन में आती है। मगर सबसे पहले मैं इस विषय में एक वो मिसकंसेप्शन दुनिया को बताना चाहता हूँ जो बार बार मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान हमें संपूर्ण देना चाहिए। आर्टरीज और वेन में क्या अंतर है या आर्टरी का फंक्शन क्या है। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड आता है, और मैं समझता हूँ ये अधूरा ज्ञान है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ही है। अब इस विषय को समझने के लिए मैं यही कहूँगा, आर्टरीज हार्ट से खून को पेरिफेरी लेवल या सेल तक ले जाते हैं और वेन सेल से हार्ट की तरफ वापस ले जाता है। तो यही जीवन का सत्य है। अगर यही सत्य है तो हम इससे ही शुरू करते हैं। सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, वो दिल की तरफ वापस आ रही है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। जैसे आप लेफ्ट साइड में ऊपर ब्लू देख सकते हैं, दिल में आ रहा है राइट एट्रियम में ब्लू डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड सर की तरफ से सुपीरियर वेना कावा और जिस्म की तरफ से इंफीरियर वेना कावा में राइट एट्रियम में आ रहा है। फिर वहाँ से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व जिसके 3 हिस्से हैं वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पल्मोनरी सेमिन्यूलर वेल्व के माध्यम से रक्त डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स टिश्यू पे जाता है, और लंग्स पे भी ऑक्सीजनेशन की एब्जॉर्प्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्शन होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा 61.8% और ऑक्सीजन वापस अंदर आती है। वो परफ्यूशन जो चलती है उसके आधार पे जो नीले रंग का खून है जैसे आप देख रहे हैं वो लाल रंग का हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आता है। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वाल्व, जो पहला हुआ ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड, इससे ज़्यादातर हम माइट्रल वाल्व ही कहते हैं, से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्री में आयोटिक सेमिल्यूनर वाल्व से आयोटा में चला जाता है। फिर वहाँ से मेजर आर्टरीज आर्ट्रियोल्स और आर्टरी और कैपिलरी के माध्यम से लंग्स से सेल्स की तरफ चला जाता है। ये एक ज्ञान मैं समझता हूँ कि सबको ज़रूरी है, इसके बिना हार्ट को समझना नामुमकिन सा काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि मेरा जो मिशन है वो इम्पेकेबल विजडम है, जिसे जान के हम हर चीज़ को जानते हैं। और ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो है दिव्यांक है, द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ नेचर, जिसके 3 हिस्से हैं, और इसके आधार पे ही हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और उसकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल डॉक्टर के नाते मेरा एक ही धर्म है कि सारे स्टूडेंट को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो पूरी दुनिया में संपूर्ण ज्ञान, अखंडता का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए परफेक्ट फिजिकल हेल्थ सबकी ज़रूरी है। हर किसी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, विजडम, हैप्पीनेस सब कुछ होनी है, राइट एजुकेशन होनी चाहिए, इम्पेकेबल विजडम होनी चाहिए, सब धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, सब लोगों का प्रेम होना चाहिए, और दुनिया में इस शांति बरकरार करने की सोच हमारी होनी चाहिए। हमें किसी के खिलाफ भी कोई काम नहीं करना है। जो अच्छी चीज़ें वो ले लें, जो बुरी हैं वो खुद ठीक हो जाएंगे अगर हम अच्छा ज्ञान देंगे। आज के दिन संपूर्ण अखंडता का ज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिसके आधार पे हम पहले संपूर्ण हों, मानव ही संपूर्ण हो, वही नहीं है। वही काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि फेलियर इसलिए क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। अब वो ज्ञान दुनिया को देना है, अखंडता देनी है, अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता की तरफ ले जाकर तमस से, इनर्शिया से, डायनामिज्म से
अखंडता के साथ दुनिया को पेश करेंगे तो हम दुनिया में संपूर्णता ला सकते हैं। अब आ जाते हैं कि 3 किस्म के मसल्स बनाए गए हैं। जो ऊपर लेफ्ट साइड में वो स्केलेटल मसल है, बीच में कार्डिक मसल है और लेफ्ट साइड राइट साइड में स्मूथ मसल्स हैं। और सबसे पहले स्केलेटल मसल का ये काम है कि जो भी हमारी होम्योस्टेसिस के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता वो मार्केट में मिलती हैं, वो मार्केट में लाकर घर में लेकर बनाकर और मुंह तक डालने का काम स्केलेटल मसल का है। उसके बाद जो डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जितना भी है और दिल तक ले जाने का काम स्मूथ मसल्स का है। वो जब दिल की तरफ आता है तो दिल इम्पॉर्टेंट टिश्यू बन जाता है कि उसने अब पूरे खून को पूरे दुनिया के सामने पूरे जिस्म में देना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेल है। और इसके जो वाइटल पार्ट हैं वो ये हैं कि जैसे कार्डिक मसल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें रेड आर्टरी है, ब्लू वेन है, इंटरकोलर डिस्क है, सॉफ्ट लाइंस है, हार्ड लाइंस है, कार्डिक सेल्स है जी। मगर यहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि इसकी खूबी क्या है। ये अपने आप में संपूर्ण है। पैदाइश के 2 महीने से लेके अंतिम तक ये हमेशा काम करता रहता है। और क्यों करता है, कैसे करता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं कि कार्डिक मसल जो हैं, राइट एट्रियम के मसल भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम के भी देख सकते हैं, वेंट्रिकल भी देख सकते हैं। ये 3 मसल्स ही हमें जानने की, इसके आधार पे ही दिल कैसे काम करता है वो पता चलता है। बड़े स्पेशलाइज तरीके से बनाए गए हैं। अब आ जाते हैं कि हार्ट जो मसल्स हैं वो फैटी एसिड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज बनती हैं और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरीज बनती हैं। मगर जहाँ तक कि फैट है, फैटी एसिड्स हैं, उसमें 9 किलो कैलोरीज बनती हैं। जैसे 2.25 मोर एटीपी बनती है प्रोटीन में। मगर उसका आधार क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही बने हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है और फ्रक्टोज का फार्मूला है। मगर इसमें से ऑक्सीजन निकाली दी जाती है और O2 ही रहता है। मगर आप जैसे लॉरिक एसिड, विस्टिक एसिड, पामिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, अर्केटिक एसिड, इन सब में रेशो CH2 की वही है, O2 कम है। लिनरिक एसिड में CH3 की रेशो में थोड़ा अंतर है, ओलिक एसिड में भी थोड़ा अंतर है, मगर O2 ही है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन को निकाला गया है बनाने के लिए और बाद में बीटा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ही दी जाती है ताकि उसमें मोर एटीपी बने। और यही जीवन का सत्य है। इसके आधार पे बाकी स्केलेटल मसल्स पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड को निकालते हैं वो ग्लूकोज से। मगर यहाँ पे फैटी एसिड से पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, तो फैटी एसिड सीरा पूरे का पूरा इस्तेमाल हो जाता है, एटीपी में इस्तेमाल हो जाता है। और वही कारण है कि हमें नॉर्मल हार्ट में, सीने पे हार्ट में दर्द नहीं होती है। हाँ, ब्लॉक हो जाए फिर जब ग्लूकोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो बात अलग सी हो जाती है। अब आते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है। साइकिल आर इवेंट्स ऑफ द हार्ट पर मिनट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है उसे ही कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और उसकी जो ड्यूरेशन है, समय है, वो 0.8 सेकेंड्स का है। अगर हम 60 मिनट में 75 ले लेते हैं, बीट्स ले लेते हैं, तो एक की मात्रा 8 है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मगर उसके 2 फेजेस होते हैं, एक है सिस्टोलिक है, कंट्रैक्शन है, दूसरी डायस्टोलिक है, रिलैक्सेशन है। और जो एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल में फ़र्क है। अब रिलैक्सेशन की बात छोड़ देते हैं। अब जब हम आते हैं एट्रियल सिस्टोल, जो ऊपर का 2 हिस्से हैं, 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। एट्रियम एक स्टोरेज की तरह काम करता है, भूमि की तरह काम करता है, अंतरिक्ष की तरह काम करता है और हेवन की तरह। इसके 7 हिस्से हैं, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ जो हार्ट है उसकी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड आउट ऑफ 0.8 है। जो डायस्टोल है 0.7 है। इसकी रेशो भूमि की तरह, अंतरिक्ष की तरह और हेवन की तरह 1:7 है। ये भी खूबसूरत चीज़ देखने को नजर आती है। जैसे आ में भी 7 हैं,
यू में भी 7 है, एम में भी 7 है। ये चीज़ यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लागू होती है। तो ड्यूरेशन वहीं का रिकॉर्डिंग की है। जब वेंट्रिकल की तरफ आती है, जो ड्यूरेशन कंट्रैक्शन किया 0.3 सेकेंड्स है, जब मैं कहूँगा कि 38.1966% जो है वो कंट्रैक्शन में सिस्टोल में चलती है। जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, रिलैक्सेशन है, जो 0.5 सेकेंड्स आर 61.8034 की चलती है। जो रेशो है वही दिव्यांग रेशो है, जहाँ पे संपूर्ण तरीके से वही चलता है। अगर उसे देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि दिल को कितनी खूबसूरती से बनाया गया, क्योंकि जैसे मैंने आप पहले भी कहा है, दिल, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूट्रस वो है जिसमें 7वें लेवल का नर्वस सिस्टम है, परफेक्ट है, ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए ये 3 सिस्टम चलने चाहिए। दिल को भी चलना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चलना है और यूट्रस को भी चलना है डिलीवरी के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये डिवाइन डिज़ाइन जो है वो दिव्यांग के आधार पर है। और रेशो मैंने बता चुका हूँ। अगर आप नीचे पिक्चर का देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कार्डियक साइकिल अपने आप में कितना संपूर्ण है। अब आते हैं कि पेस मेकर की बात। और मैंने ये कहा है कि दिल में 4 पेस मेकर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। एसए नोड, एवी नोड, एट्रियम और वेंट्रिकल, ये 4 चीज़ें हैं। ये ही इसके आधार पर दिल अच्छे तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं कंडक्टिंग सिस्टम द हार्ट, जो 7th लेवल पे है। और जो 7th की शुरुआत साइनो एट्रियल नोड से शुरू होती है, जैसे आप ऊपर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, साफ शब्दों में पड़ा है। वो वहाँ पे है जहाँ सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में आती हैं। और जहाँ पे मैं एक साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये 40 साल का मेरा अनुभव है। डॉक्टर विक्टर सोलोमन ने एक रिसर्च पेपर डाली थी कि ईसीजी एसए नोड से शुरू नहीं है तो उससे पहले ही शुरू हो जाती है। मुझे अफसोस से क्या करना है कि दुनिया ने उसको इतना, पुराने चांद को भी इतनी अहमियत नहीं दी है। मगर मैं उसे लेना चाहता हूँ कि जो रिसर्च प्रोफेसर विक्टर सोलोमन ने की थी वो आज भी मान्य है। उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे दिखाया था। ये 40-50 साल पुरानी बात है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था। अब वहाँ का शुरुआत जो है वीनस रिटर्न प्रेशर से ही एसए नोड की स्टिमुलस होती है। हाँ, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक दोनों के साथ भी जुड़ा हुआ है जिस सिस्टम में। मुझे इंडिपेंडेंटली इसकी जो शुरुआत है वो वीनस रिटर्न प्रेशर से है। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है बैकमैन बंडल है, जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है। एसए नोड राइट एट्रियम में है और वैकमैन बंडल लेफ्ट एट्रियम में है। ये 2 हो गए। उसके बाद एट्रियल कॉर्ड्स हैं, वो 3 हैं, लेफ्ट, राइट और इंटरमीडिएट। वो तीनों जाके एसए नोड को एवी नोड के साथ जोड़ देते हैं। वो राइट साइड के साथ जुड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट साइड का कोई लेना देना है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होनी है। उसके बाद एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो अपने आप में एक पेस मेकर बन जाता है। जब वो पेस मेकर बन जाता है तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ उभर के आती है बंडल ऑफ ह्यूज, जिससे आप दूसरे में देख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट हार्ट की तरफ चला जाता है। उसका ही एक हिस्सा एपेक्स है और एक ही हिस्सा पुरकेंजी फाइबर है। और बंडल ऑफ ह्यूज राइट साइड की जो ब्रांच है वो राइट बंडल है। फिर पुरकेंजी फाइबर्स हैं, वो अपने आप में 10 हिस्से बन जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुदरत ने हर चीज़ को 10 तरीके से बनाया गया है। अगर आप 10 को ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ में भी आप संपूर्णता देख सकते हैं। अगर आपको 10 का ज्ञान नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजर गलती कर सकते हैं। वो ना हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसे मैंने ऊपर आपको दिखा दिया कि यही उसकी इंफॉर्मेशन है, टेंसेल एसए नोड है। आप एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि हार्ट पेस मेकर्स हैं। अगर हार्ट को काट दिया जाए, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम काट के सलाइन वाटर में करके आप ले जा सकते हैं। आप कंडक्टिंग सिस्टम ख़त्म होने के बाद दूसरा जो सिस्टम नहीं है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो एसए नोड की जो रेट है वो 72 के बदले 100 पे चला जाएगा। ये ब्लॉकिंग इफेक्ट है कंडक्टिंग सिस्टम में। जो एवी नोड पे आएगा तो 61.8% आ जाएगा। बंडल ऑफ ह्यूज में 38.2 हो जाएगा।
बंडल नीचे आते उसकी रेशो कम होते हुए आप वेंट्रिकुलर एस्केप में आ जाएंगे। आप कुछ भी हो, वेंट्रिकल फिर भी काम करेगा जब तक कि उसकी परफ्यूजन बराबर है। ये एक खूबी है, ये दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसके कारण ही हार्ट ट्रांसप्लांट एक सेंटर से लेकर दूसरे ले जाकर ट्रांसप्लांट करने में इतनी मुश्किल काम नहीं है। ये भी एक कुदरत की देन है जो हर इंसान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब आ जाते हैं साइनोएट्रियल एवी नोड की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -61.80 है। स्लो ग्रेजुअल इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू 38.17 के पास ले जाऊंगा। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम है, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट +10 पे आ जाता है। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम आता है और रीपोलराइजेशन हो जाती है, जो इसमें भी सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम का रोल है। ये चीज़ भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्केलेटल मसल में है वो सोडियम और पोटेशियम के बीच में एटीपी के साथ ही संबंध है, जहाँ पे कैल्शियम भी बीच में आ जाता है। अब चलते मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें एक्शन पोटेंशियल को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जानने की कोशिश करेंगे। जब हम इन स्केलेटल मसल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो 70 का है। अगर स्लो स्टिमुलस है वो ग्रेडेड आप हार्ट में देख सकते हैं दूसरी चीज़ में। अगर फुल है तो आप स्केलेटल मसल में देखेंगे तो पहले सोडियम अंदर जाता है, फिर सोडियम इजेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, सोडियम आयन चैनल बन जाते हैं, फिर +35 आ जाता है। उसके बाद सोडियम पोटाशियम निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसको ठीक करने के लिए सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप लेकर हाइपर पोलराइजेशन, फिर सोडियम अंदर जाके अगर ये ज्ञान अगर संपूर्ण होगा तो हम साइंस को आगे लेवल तक और भी अच्छे तरीके से, हमें कोई भी टूटी फूटी चीज़ नहीं देनी है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं इस पिक्चर को मैं बार बार इसलिए दिखाना चाहती कि परफेक्ट मैनुअल जो एसए नोट के लिए है वो वीनस रिटर्न है। लिफ्ट बोथ लेग्स ऊपर कीजिए, उसे रेस्ट प्लेटफॉर्म कीजिए, ब्लड बैक टू आ जाएगा, जिसके कारण एसए नोट इज द रिटर्निंग वीनस प्रेशर ही अपने आप में स्टिमुलस है। और यही चीज़ एक पर्सन जो अचानक गिर जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसको सबसे पहले ऐसे उठाने से, वीनस रिटर्न करने से उनके सर्वाइवल के रेट या बचने के कारण या जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो वेंट्रिकल में है। पहले हमने एट्रियल और एसए नोड की बात की है, अब वेंट्रिकल पोटेंशियल की तरफ आते हैं। इसका एक बहुत महान योग है, क्योंकि हार्ट को कंट्रैक्शन के लिए 0.3 सेकंड के लिए काम करना है एट स्ट्रेच। ये स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल की तरह नहीं है, इसको आउट ऑफ 0.8, 0.3 सिस्टोल में ही रहना है। तो इसकी परिभाषा बनाने का तरीका भी अलग है, तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने ये तो आपको बता दिया है, आप इसे ले जाके आप वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल में देखिए तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कार्डियक सेल 0.8 है, वेंट्रिकल 6 पॉइंट है, वेंट्रिकल डायस्टोल ये है और इलेक्ट्रिक ग्राफी 0.8 है। ये पिक्चर है। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे आती हैं। अब आ जाते हैं कि जब पहला जो पार्ट है वो ग्रीन कलर का है, जो स्टिमुलस लगा है वो वीनस रिटर्न प्रेशर के कारण है। उसके कारण सोडियम अंदर जा रहा है, सोडियम के कारण एवी नोड पे ये काम शुरू हो गया है। वेंट्रिकल मसल्स की कंट्रैक्शन उसके बाद शुरू हो जाती है। ये वेंट्रिकल मसल की बात है, मैं एट्रियल मसल की बात नहीं कर रहा, वेंट्रिकल मसल्स की बात है। ये एसए नोड की नहीं है, एवी नोड की नहीं है। मसल्स अपने आप में जैसे मैंने दिखाया उनकी रेशो ही अलग है। तो पहले पोटाशियम सोडियम अंदर जाता है और पोटाशियम बाहर आ जाता है, वो येलो कलर का है। उसके बाद कैल्शियम बीच में आ जाता है। यही कैल्शियम जो है इसकी एंट्री ही उसको सस्टेन करती है 0.3 सेकंड्स के लिए। 0.3 सेकंड के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ मैं दिखाने की इसमें वो क्षमता है, वो कंट्रैक्शन को मेंटेन कर सकता है। सोडियम शुरू करता है, पोटाशियम उसमें स्टेबिलिटी चाहता है, मगर अंत में कैल्शियम ही है। उसके बाद जब 4th लेवल पे आते हैं तो पोटाशियम बाहर आना जो शुरू होता है, उसके बाद पोटाशियम दोबारा जाके उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम का ही
है और नीचे जो मायोसाइट्स है उसमें यही दिखाने की कोशिश की है। जिसने इसको समझ लिया वो आसानी से वेंट्रिकल सिस्टोल को, कंट्रैक्शन को आसानी से समझ सकता है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि हमें संपूर्णता दिखानी है। अब ये जो इंटीग्रेटेड एक्शन पोटेंशियल है, जो साइनस एट्री नोड, एवी नोड और मसल फाइबर के बीच में कैसे कंट्रैक्शन है, इस चीज़ को दिखाया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसके बारे में हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाता है रेडियल पल्स। मेरा मानना है कि हर डॉक्टर को सबसे पहले रेडियल मसल को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके आधार पर रेडियल पल्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ही आप इंसान को आसानी से समझ सकते हैं। दिस इंटीग्रेटेड कार्डिक मसल की जो रेडियल पल्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप उसके लिए जो रेडियल पल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते हर पेशेंट की 1 मिनट के लिए एट स्ट्रेच नब्ज़ देख के ही कहता हूँ। और आयुर्वेद में सारे डायग्नोसिस रेडियल पल्स से ही किए जाते हैं कि इसकी शक्ल कैसी है, क्या जो रेडियल आर्टरी है उसका वॉल्यूम बराबर है, टेंशन बराबर है, प्रेशर बराबर है, फुल फ्लेज्ड है, हार्ड है, नहीं है। जी सारी की सारी 7 पॉइंट जो हैं आप आसानी से 3 फिंगर के साथ, प्रॉक्सिमल, मिडल और उसके साथ आसानी से देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैं जितने कहता हूँ कि एक अच्छी पल्स सेहत की निशानी है, चाहे वो आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40, 50, 60, 70, 80 जितना भी है। जब आपकी पल्स बराबर है, फुल बाउंडिंग है, फुल फॉर्म में है, किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं है और आसानी से कोलैप्सिबल भी हो जाती है, तो समझिए आप संपूर्ण हैं। ये चीज़ हर डॉक्टर को मेरे हिसाब से पहले ही करनी चाहिए। अब रेडियल पल्स के 3 हिस्से उभर के आते हैं। जैसे आप देखिए कि मेन वेव है, जो टाइडल वेव है और डाइक्रोटिक वेव है। अब ये तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले 2 वेव्स हैं वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ जुड़े हैं 0.3 सेकेंड या 38.1966% में। सबसे पहले जो है वो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जब होती है, उसके बाद जो फर्स्ट फेज खून आगे जाता है वो उसकी है। उसके बाद सेकेंड फेज जो उभर के आती है वो टाइडल वेव है। ये वेंट्रिकल सिस्टोल में आ जाता है, जो पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक बीच में आ जाता है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाता है डायस्टोलिक में, तो उसके बाद खून अंदर आता, बाहर आना बंद हो जाता है। उसके टाइम पे आयोटा में भी कार्डिक मसल्स हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करके खून को और आगे ले जाते हैं, क्योंकि बैक फ्लो होता है। जो आयोटिक वेल्व है वो बंद हो गया है, तो खून वापस आ रहा है। फिर उसको डालने के लिए आयोटिक मसल्स, जिसमें कार्डिक मसल्स हैं, वो काम करके डायक्रोटिक वेव को ले जाते हैं। ये जो अंतर है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का कारण है। अगर उसके बाद आप नीचे जो पोर्शन देख रहे हैं वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में है। वेंट्रिकल डायस्टोल में वो जो पोर्शन है, थर्ड पोर्शन है, वो आयोटिक कार्डिक मसल के कंट्रैक्शन के कारण है। यही एक सत्य मैं समझता हूँ और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कार्डियक आउटपुट। खून की मात्रा जिसम में कितनी होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्योंकि जगह खून की मात्रा बराबर होगी, कार्डियक साइकिल बराबर होगा, हार्ट रेट बराबर होगा, ब्लड प्रेशर बराबर होगा, तो हम संपूर्ण तरीके से एक जीवन चला सकते हैं। अब कार्डियक आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। देयर कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो जानने के लिए हमें समझना चाहिए। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो खून की मात्रा है जो हार्ट वेंट्रिकल्स में फुल रिलैक्सेशन के बाद है। अब हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स हो गया, पूरा खून हार्ट में आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में आ गया है। उसकी मात्रा परफेक्ट जो है 120 मिलीलीटर है। स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट है जो हर वेंट्रिकल एक वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में बाहर निकालती है। उसकी परफेक्ट वैल्यू 74 ml है। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दिव्य अंक के आधार पे परफेक्ट वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे। डिजीज़ मॉडल को भूल जाइए, वो डॉक्टरों का काम है, वो करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं लोगों को सत्य बताना चाहता हूँ कि ये अखंडता का प्रतीक है, इसे समझिए, इसे लाने की कोशिश कीजिए, फिर आप प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ भी बना सकते हैं।
कर्टेल ऑफ एजिंग भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ एजिंग भी की जा सकती है। अब थर्ड स्टेज में आता है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल्स में है, मसल ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के बाद 46 ml रह जाता है। 120 माइनस 74 इज 46। ये तीन चीज़ें हैं। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इजेक्शन फ्रैक्शन है, और मेरा मानना है स्ट्रोक वॉल्यूम 74 है, एंड डायस्टोलिक 120 है। इनकी अगर रेशियो दिखाई जाए तो 0.61.8034 हो जाती है। अगर ये हम इजेक्शन फ्रैक्शन को हमेशा मेंटेन करेंगे, हम हर तरीके से संपूर्ण होंगे। अब किताबें जितनी भी वेरिएशन देती हैं वो ठीक हैं, वो अलग अलग देने के कारण बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, और मैं चाहूँगा कि हम संपूर्णता से एक ही वैल्यू दें अखंडता के आधार पर। अब कार्डियक आउटपुट जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट को ध्यान के कर देंगे तो वो 5 लीटर के पास आ जाता है। वो कार्डियक आउटपुट है। इतने खून की रफ्तार हर मिनट होती है। और कार्डियक जो इंडेक्स है उसकी जो मात्रा है वो जिस्म के साइज़ के साथ जुड़ी है। अगर 5 लीटर्स हैं और मेरी हाइट 1.73 है तो वो 3 लीटर्स के पास आ जाएगा। और ये 3 लीटर कार्डियक इंडेक्स भी अपने आप में ज़रूर है, और 3 और 5 की रेशो भी वही पे है। ये भी एक जीवन का एक सत्य है जो भी दिव्यांग के आधार पे ही चल रहा है। अब आ जाते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को समझना भी दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ब्लड सर्कुलेशन को समझना चाहिए तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन संपूर्ण है, एक हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। लंग्स का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और 61.80 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्शन होना ही पल्मोनरी सिस्टम का डिज़ाइन है, जो आप पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऊपर 9% में देख रहे हैं। ये लंग्स में काम होता है, ये कैपिलरीज में काम होता है। इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है और एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सुपीरियर वेना कावा से वो ब्लड सर से और इंफीरियर वेना से नीचे से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, उसके बाद लंग्स में जाता है, उसके बाद प्यूरिफाई होने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद जर्मन सर्कुलेशन में चला जाता है। तो अब इसमें जो रेट्स हैं मैंने दिखाए हैं, मगर इससे ज़्यादा रेट मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है। जो कैपिलरी सिस्टम पल्मोनरी सिस्टम में लंग्स में है वो अब्जॉर्प्शन के लिए है, ऑक्सीजन को लेने के लिए। जो कैपिलरी सिस्टम सेल में है वो ऑक्सीजन देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए है। वो भी अपने अपनी ये चीज़ समझ। और मैं जहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वीनस खून है वो 61.803% है, जो आर्टरीज में है 38.1966% है। और मैं समझता हूँ कि वो भी कुदरत की देन है। अगर उसे मेंटेन करेंगे हम संपूर्ण रहेंगे, अखंडता रहेगी, होम्योस्टेसिस बराबर रहेगा। वीनस में 61.803% की मैं मानता हूँ और आर्टरीज में 38.1966%। ये एक शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि लंग्स में कैपिलरीज में बनता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद आयोटिक वेल्व से खून चला जाता है, फिर मेजर आर्टरीज आयोटा के बाद खुलती हैं, वो इलास्टिक हैं, वो एक्सपैंड करती हैं, और ये सब के साथ सिंपैथेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर सिंपैथेटिक टेंशन हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये कंट्रैक्शन हो जाएगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वो होम्योस्टेसिस में काम करता है, हीमोस्टेसिस में भी करता है, हर चीज़ में करता है। ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद खून आर्ट्रियोल से होते हुए एक बाद में आप कैपिलरी की तरफ चला जाता है, और उसके बीच में उसका रेडियस थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और जहाँ तक कि सप्लाई की बात है, वहाँ पे उसकी जो मात्रा है, होल्स हैं, वो 4 माइक्रोन तक ही हैं। जो लिक्विड्स हैं वही बाहर आ सकते हैं, आरबीसी दूसरे तीसरे सेल की तरफ नहीं जाते हैं। यही कैपिलरीज का काम है। और कैपिलरीज के बाद निकलने के बाद वो वीनस रिटर्न में वेन्यूज में आ जाता है। जो कैपिलरी के इनिशियल में एट्रियल ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसके बाद डीऑक्सीनेटेड वीनस फॉर्म में चला जाता है, वो ट्रांजिशन है।
आप वेन्स के माध्यम से राइट एट्रियम में आकर फिर हार्ट की तरफ जा, लंग्स साफ होने के बाद आ जाता है। जो वेंट्रिकल्स में होने के बाद जब अब वेन्स में खून जाता है तो वहाँ पे वेल्व आ जाते हैं, और वेल्व की दिशा ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ चलता है, वापस नहीं आ सकता है। इसके लिए वापस रोकने के लिए वेल्व्स हैं। जब वेल्व सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपको काफ़ी किस्म की दूसरी प्रॉब्लम आ सकती हैं, मगर जो डायरेक्शन है वो दिल की तरफ ही है। मगर आर्टरीज में वो आप वेल्व नहीं देखते हैं, वो सीधा ही जाता है। और आर्टरीज के प्रेशर वो स्ट्रक्चर में और वेन स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा अंतर है। उसके लिए यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं कि आइडियल सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो कैसे संपूर्ण है। जैसे आप ऊपर लंग्स को देख रहे हैं, राइट एट्रियम में ब्लू ब्लड आ रहा है, वो जा रहा है, और लेफ्ट जो राइट तरफ है, लेफ्ट हार्ट की तरफ, वो लाल हो जाता है। ये जो प्रतिक्रिया है वो लंग्स में हो रही है। डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीजन में बदलने का काम लंग्स का है। मगर उसके बाद जब ऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो 5 लीटर्स कार्डिक आउटपुट है, उसको कैसे फर्दर डिवाइड किया है वाइटल ऑर्गन और नॉन वाइटल ऑर्गन के बीच में, अब मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो दिमाग है, ऊपर का है। इसमें 55 ml पर 100 ग्राम जो दिमाग के लिए काम करता है, जब 14% ब्लड दिमाग की तरफ जाता है, मस्तिष्क की तरफ जाता है, और उसकी जो भाषा है 0.70 लीटर पर मिनट है, वो 14% है। जो दिल है उसमें 0.2 लीटर्स, दैट मीन 4% ही है। 70 ml पर 100 ग्राम के हिसाब से चलता है, वो 55 है, ये 70 है। मगर जब हम नीचे आते हैं तो लिवर की तरफ आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं, तो उसकी जो सप्लाई है वो 1.35 लीटर्स पर मिनट है, 27% है, और उसकी मात्रा भी 100 ml पर 100 ग्राम के हिसाब से है। आप समझ सकते हैं कि इसकी मात्रा जो लिवर की है और डाइजेस्टिव सिस्टम की है क्यों बढ़ाई गई है। आगे चलते हैं तो जब किडनी की तरफ आते हैं तो 1 लीटर जाता है, वो 20% है। मगर जो रफ्तार साइज़ की है, किडनी का साइज़ दिव्यांग की तरह है, 400 ml 100 ग्राम्स का है। पहले 55, 70, 100, अब 400 है। ये 4 आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक को तो डाइजेशन के लिए लेना है, दूसरे लंग्स को लेना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किडनी से प्यूरिफाई करना है। ये वाइटल आर्गन्स हैं। बट उसके नीचे जो स्केलेटल मसल्स हैं और स्किन है और बोन्स अदर हैं, उसकी मात्रा आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। क्वांटिटी ज़्यादा है कि जिस्म बड़ा है, मगर परसेंटेज जो 400 है वो 5, 10 और 3 ml पर 100 ग्राम के वेट के हिसाब से आ जाता है। अब ये अपने आप में एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है जो हर इंसान को जानना चाहिए कि जो 4 आर्गन्स हैं उसको हम हमेशा मेंटेन करेंगे, और उसके लिए वीनस का जो ब्लड है वो इम्पॉर्टेंट स्टोरेज बन जाता है। अब मीन ब्लड प्रेशर की जो चेंजेस है, आप ये देखिए कि आयोटा, लार्ज आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स, पहले आयोटा, आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स के बीच में 120 और 80 व 74 के बीच की ही एक रेशियो है। अगर हम उसे मेंटेन करते हैं तो आप समझ लीजिए आप संपूर्णता के साथ हैं। अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिस दैट है वो ठीक है। और मैं यही जानता हूँ, अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो सिस्टोलिक कम हो जाएगा, डायस्टोलिक ऊपर बन जाएगा, मीन आर्टरी प्रेशर रहेगा। अगर ओवर हाइड्रेटेड हैं, सिस्टोलिक बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक कम हो जाएगा। वो भी अपने आप में देखा है। जहाँ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी तो बढ़ जाएगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो कम हो जाएगा। ये जो परिवर्तन ऑटोनॉमी का है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। मगर हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन, जब हम 30 मिनट आराम करने के बाद अगर आप ब्लड प्रेशर देखें वो 120/74 के पास हो, चाहे वो छोटी उम्र हो या बड़ी हो, आप समझिए अपने अपने में संपूर्ण है। उसके बाद फिर प्रेशर कैसे कम होना शुरू हो जाता है, फिर पल्मनरी में कैसे प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने के योग्य हैं, समझिए, ठीक है।
अब मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात, क्योंकि जो सफाई के लिए जो खून रक्त किडनी में जा रहा है वो एफरेंट ट्री से जाता है और फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे होता है, मगर उसमें से यूरिन जो बनता है 1.5 लीटर्स ही है। जो फिल्ट्रेशन है 180 लीटर्स की है, मगर उसमें से 1.5 ही यूरिन बनता है, बाकी सारे का सारा 178.5 लीटर्स रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में फिल्ट्रेशन होती है, उसमें सारे का सारा जो 4 ml तक कैपिलरीज में निकल जाता है विद ए पैसिव प्रोसेस इटसेल्फ, इसमें कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो सोल्यूशन जिसमें इंग्रेडिएंट जरूरी हैं सारे के सारे जिनकी 4 मिलीमीटर से कम साइज़ है वो निकल चले जाते हैं, मगर उसमें ऐसी चीज़ें जैसे ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो छोटी चीज़ें हैं, सोडियम पोटाशियम वाटर वगैरह है, उसकी जिसमें ज़रूरत है तो हम एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो खुद ब खुद अब्जॉर्ब हो जाता है। मगर उसके बाद जो थर्ड स्टेज सिक्रीशन की आती है तो वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये पहला पैसेज था। अब इसमें एटीपी के कारण कि वो चीज़ें जो 4 से बड़ी हैं वो खार की जाती हैं, और जो चीज़ें नहीं निकलती हैं उसे निकालने के लिए फिर कहीं ना कहीं पेरीट्यूबल कैपिलरीज में फोर्स या एटीपी के उदाहरण पे उसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद ही यूरिन एक्सपर्शन एक्सक्रीशन होती है। ये भी एक अनिवार्य विषय है। मैं समझता हूँ कि सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि किडनी परफेक्ट होगी तो हम संपूर्ण रहेंगे। अब आ जाते हैं होम्योस्टेसिस, परफेक्ट इक्विलिब्रियम। इसका आधार ब्रेन स्टेम में है। वेसो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेसो डायलिटेशन से कम होता है। वेसो डायलिटेशन पैरासिम्पैथेटिक के साथ जुड़ा हुआ है, वेगस के साथ जुड़ा हुआ है, ग्लॉसोफेरेंजियल के साथ जुड़ा हुआ है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन वो सिंपैथेटिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है कि दोनों का संतुलन बराबर रहे। तो आप ब्लड प्रेशर को साफ करने के लिए 2 सेंटर्स होते हैं। एक है कैरोटिड साइनस रिसेप्टर्स जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के कैरोटिड के बीच में है, उसकी परसेप्शन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कहती है। ये 9th क्रेनियल नर्व है जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। मगर जो आयोटा है, आयोटिक आर्च है, उसकी परसेप्शन वेगस नर्व करती है, वो 10th नर्व है। तो 9th और 10th नर्व के आधार पे ऑटोनॉमी कंट्रोल होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ये 2 नर्व उसको कम करने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा है तो ये है। हाँ, जहाँ तक कि आयोटिक प्रेशर है, वो आयोटिक ब्लड प्रेशर को देखने की कोशिश करती हैं जो प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है। जो कैरोटिड है वो केमिकल है, और केमिकल में स्टिमुलस 60 mm मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर आ जाता है, जो उसके नीचे आ जाएगा तो वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें भी दिव्यांग की एक अच्छी भूमिका है, मगर आप पूरा 1 घंटे के अंदर सिखाना मुश्किल हो जाएगा, वो आप खत पढ़ लीजिए। आप रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, उसके अगर डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो किडनीज रेनिन को बनाएंगी, और केनिन बनाने के बाद वो एंजियोटेंसिन 1 बन जाती है। वो एंजियोटेंसिन में जाके हार्ट की तरफ जाएंगी, और वहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के हिसाब से एंजियोटेंसिन 2 में बन जाता है, और एंजियोटेंसिन 2 जाके आपको एड्रिनल ग्लैंड में जाकर पहली लेयर में मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनना शुरू हो जाता है, जिसके आधार पे पानी की एब्जॉर्प्शन और सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और पोटाशियम की एक्सक्रीशन हो जाती है। इसके आधार पे ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जा सकता है, जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन कॉम्बिनेशन एक अच्छा रोल है, जिसमें किडनी का रोल, लंग्स का रोल और एड्रिनल ग्लैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं कि सोडियम का कंटेंट के साथ जितना भी सोडियम ज़्यादा आप खाएंगे उसमें उतना ही वाटर रिटेन करने की शक्ति बढ़ जाती है। और मैं आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, अपने सोडियम इंटेक को कम कर दीजिए।
अगर 3 to 4 ग्राम तक सोडियम ही पूरे दिन में आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सुरक्षित होंगे। जे कॉमन सॉल्ट या डालना, या अचार लेना, या पिकल्स लेना, ये सब चीज़ें जितनी हो सके ना लीजिए। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज सॉल्ट, एक्स्ट्रा सेल वॉल्यूम बढ़ता है, आर्टरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डिक्रीज रेनिन और एंजियोटेंसिन हो जाती है, डिक्रीज रीनल एक्सटेंशन हो जाती है, रिटर्न एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है और उसके आधार पे आर्टरी ब्लड प्रेशर कम्प्लीटली नॉर्मल में हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी को छोड़ने का, क्योंकि उसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है। पहले में लो से हाई तरफ है और जहाँ पे वो कम हो जाते हैं, इसलिए शायद एस इनहिबिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो वाटर को अब्जॉर्प्शन और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना बंद कर दें, ताकि वो ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। मगर ये सब कुदरत के देन है, मैं इसके कम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, वो डॉक्टरों पे छोड़ देते हैं कि वो कैसे करते हैं। ये उनका धर्म है, मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म प्रिवेंशन है। अब आ जाते हैं कि थर्ड, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मीन आर्टरी सर्कुलर फीलिंग की प्रेशर बढ़ जाती है। इंक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, फिर ऑटो रेगुलेशन करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से उसे रेगुलेट किया जा सकता है। ये चीज़ें भी एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जाते हैं, इसलिए होम्योस्टेसिस ब्लड प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक विषय की बात करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब 1984 में मुझे पैनिक अटैक हुआ था, लेवल हाइपरटेंशन हुई थी, तो एंजियोग्राफी की गई थी, सॉरी इकोकार्डियोग्राम किया गया था, जिसके आधार पे डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हें माइट्रल प्रोलैप्स है। तो इसको समझने की कोशिश आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप ये डेफिनेशन 84 की है, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत प्रोलैप्स रहता है कि जब भी आपको टेंशन के कारण, एंग्जाइटी के कारण हार्ट पे थोड़ा सा असर हो रहा है, अगर उसे ना किया जाए तो अच्छा है। फ्लो एक ऊपर से नीचे की तरफ हो तो नो प्रॉब्लम, अगर जहाँ तक कि लीक नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दिस। अब आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट साउंड की तरफ, जो एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। हमारी 4 की 4 हार्ट साउंड बराबर हैं, पल्स बराबर है, रेट बराबर है, रेडियल पल्स बराबर है। आप कह सकते हैं कि इसके आधार पे आप संपूर्ण हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी 4 की 4 सुनाई दें। 2 को सुनना मुश्किल है, मगर 2 को आसानी से हम सुन सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें मैंने दिखाई हैं, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसे मरमर में कैसे बदला जाता है। अब इस पिक्चर में जो नीचे का पिक्चर है उसमें 4 साउंड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अब जो फर्स्ट साउंड है वो वेंट्रिकल जो माइट्रल वेल्व है और ट्राइकस वेल्व है उसके क्लोज होने से आता है। फर्स्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ माइट्रल वेल्व एंड ट्राइकस वेल्व, दैट्स द फर्स्ट साउंड। उसके बाद सेकंड साउंड जो है वो साइनोएट्रियल या आयोटिक वेल्व को बंद करने से है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड है वो आयोटिक का है, जो फोर्थ है वो आयोटिक सिस्टोल, जिसमें ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल तक पुश किया जाता है, उसके कारण वो साउंड है। ये 4 साउंड का कारण है। अब जो देखने के लिए आयोटिक स्टीनोसिस में पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा और माइट्रल डायस्टोलिस में मी माइट्रल ही होगा। एक में बंद है और दूसरे में खुला है। एक में खून नीचे नहीं आ रहा है, उसके कारण साउंड है, और दूसरे में खून वापस जा रहा है, वो अंतर है। जो आयोटिक रीगर्जिटेशन है, जो बाहर हार्ट आयोटो से वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, वो डायस्टोलिक फेज में आ जाता है। और माइट्रल स्टीनोसिस में भी लेट आयोटिक है। और पेटेंट डक्टस हार्ट में पैन मर्मर है, पूरा सिस्टोल में भी है, डायस्टोल में भी है, कंप्लीट है। अब इसको जो डॉक्टर देख लेंगे। मैं तो इससे ज्ञान देना चाहता कि ये
चार साउंड कैसी हैं, उसको कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ कि इसको चेक करना क्यों ज़रूरी है। अब जब ब्लड प्रेशर की बात की जाती है तो हम पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो है 120 mm होगा तो आप संपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्लड टेस्टिंग जो है ड्राइविंग करने के बाद, चलने के बाद इमीडिएटली मत लीजिए और पेशेंट को आधे घंटे के लिए बिठा दीजिए। जब पहले करने के बाद आधे घंटे आराम करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद दोबारा चेक कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जिस्म की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको हम निकाल सकते हैं। वो आराम से ये बात सिर्फ आराम से करने की बात है। जब मैं भी ड्राइविंग करके जाता हूँ तो मेरा सिस्टोलिक बढ़ जाता है, बहुत नित नहीं है मगर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके आधार पर वंस मुझे एडमिट किया गया था, एंटी हिस्टामिन दे के मुझे सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया गया था और मैं समझता हूँ वही गलत है। अगर करना है तो आधे घंटे आने के बाद देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो स्लो डोज आप दे सकते हैं, मगर इमीडिएटली इतना मत कीजिए कि वो इमीडिएटली नीचे आके आपको सस्पेंडेड में ले जाएगा। ये मैं अनुभव कर चुका हूँ 2017 में, अनजाने, मगर मेरे लिए वो ज्ञान के लिए ज़रूरी था, शायद मैं आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ 1984 में लेवल हाइपरटेंशन में जो ठंडा पानी पीने से सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव हुई थी, वो भी ज्ञान मुझे कुंडलिनी योग, कुंडलिनी सिंड्रोम और उससे जानने की कोशिश हुई है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अब वो 74 mm तक रहना चाहिए। अगर ये है तो जो पल्स प्रेशर है वो 46 का है और जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो 93 हो जाएगा। अब जहाँ पे मैं एक मिस कैलकुलेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेडिकल किताबें कहती हैं कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को जानने के लिए आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर को काउंट करना है। कहते हैं 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, और मैं समझता हूँ जो 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर है वो गलत है, क्योंकि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में 38.199 है, नॉट 1/3। तो मेरा मानना है कि अगर आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 38.19 ऑफ पल्स प्रेशर को आप ऐड करेंगे, आपको 93 mm मिल जाएगा। मुझे यही एक करेक्शन मैं दिव्यांग के आधार पर दुनिया को देना चाहता हूँ। अगर ये करते हैं तो हमारा ज्ञान संपूर्ण होगा, अखंडता के साथ होगा। अब आ जाते हैं, आप इस पिक्चर को मैंने आप नीचे दिखाया हुआ कि ब्लड प्रेशर को कैसे किया, और काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि वो राइट साइड में चेक करते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं पर्सनली चाहूँगा कि लेफ़्ट साइड में किया जाए, राइट में ना किया जाए। अगर लेफ़्ट में करेंगे, क्योंकि जो आयोटा से डायरेक्ट ब्रांच उस तरफ चली जाती है, वहाँ जहाँ तक कि राइट में है वो कॉमन एरोटिड से आती है। ये एक अंतर है, मगर मैं डॉक्टरों पे छोड़ देता हूँ कि वो ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर लेफ़्ट ज़्यादा अच्छा होगा राइट के साथ। और यही ब्लड प्रेशर की परिभाषा मैंने कहा है कि वही है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, मीन आर्टेरियल 93 है, डायस्टोलिक 94 है, पल्स जे है, और वही वीनस रिटर्न में जब देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि हम कहाँ ना कहीं संपूर्णता के साथ चल रहे हैं। और जहाँ तक कि वीनस साइड का जो वीनस रिटर्न प्रेशर है वो 38.196% तक आ जाता है, और वही अगर वेन्यून में है तो समझिए आप संपूर्णता के साथ हैं। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन करने की, एट्रियल ब्लड प्रेशर को एग्जामिन करने का तरीका। अब जैसे मैंने कहा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 120 है, स्ट्रोक वॉल्यूम जे है, एंड ये पहले दिखा चुका हूँ। अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले अगर हम एनिमल में देखते हैं तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक कैथेटर को आर्टरीज में डाल देते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, मगर ये इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है और ना करना चाहिए। तो इंसानों में, मानवों में इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्फिग्मोमेटोमीटर और को लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्मोमेटोमीटर एक मशीन है, उसमें पैल्पेटरी मेथड है कि टू एग्जाम आर्टरी ब्लड प्रेशर को देखने के लिए आर्टरीज का पैल्पेट करने से नहीं देगा, और उसमें आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही देख सकते हैं। वो कहाँ पे रुकता है वो नज़र नहीं आएगा पैल्पेटरी मेथड में।
तो आस्कल्टेशन के आधार पे जब स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमीटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को सकते हैं। जब आवाज़ शुरू होती है वो सिस्टोलिक है, जब आवाज़ बंद होती है तो डायस्टोलिक है, तो आसान हो जाता है। साथ में भी आप वो ऑसिलेशन स्फिग्मोमीटर में देख सकते हैं कि जब वो रक्त है उसमें हलाव शुरू हो जाता है, जहाँ शुरू होता है वो सिस्टोलिक है, जहाँ ख़त्म होता है वो डायस्टोलिक है। अब मैं एक ख़ास विषय की बात करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा यूनिक है, आपके पास स्फिग्मोमीटर तो है मगर स्टेथोस्कोप नहीं है, मगर फिर भी आप परफेक्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जानने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप सब्जेक्ट को जिस पर ब्लड टेस्ट करना चाहिए उसे समझाइए। जिस वक्त उसे वाइब्रेशन महसूस होगी वो बता दे कि अब वाइब्रेशन शुरू हो रही है, अब चल रही है, अब ख़त्म हो गई है। जिससे शुरू होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, जो ख़त्म होगी ब्लड प्रेशर है। आप भी ध्यान के साथ, ऑसिलेशन के साथ, नर्व के साथ इससे वो खूबसूरत आसानी से देख सकते हैं। जय समझता हूँ कि ये मैं हमेशा अपने बच्चों को दिखाता हूँ कि अगर नहीं है तो आपको कैसे दिमाग से इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को ठीक करने का जानने का मौका आपको मिल जाना चाहिए कि परिस्थितियों के साथ जुड़ के आपको चलना है। ये कहें कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हर इंसान, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप पल्स से भी रेडियल पल्स से भी ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, टेंशन देख सकते हैं, एंजाइटी देख सकते हैं, जहाँ एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस देखते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। हर इन डॉक्टर को अपने आप में संपूर्णता के लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए जितना ज्ञान होगा आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे चलते हैं। अब जैसे क्रोट का जो साउंड्स है मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हेन कफ ऑफ द स्फिग्मोमीटर लगाया जाता है तो उसे बंद किया जाता है तो खून की रफ्तार बंद हो जाती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके जब हम शुरू से छोड़ना शुरू कर देते हैं, खून चलना शुरू हो जाता है, तो उससे एक टर्बुलेंस आती है, टुक 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 टुक, वो डायस्टोलिक वो चलती है जब तक डायस्टोलिक फेज ख़त्म नहीं होती है। में जब हम शुरू करते हैं कि शुरू में एक क्लियर साउंड बिकम्स लाउडर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली बिकम्स मरमर की तरह बन जाता है 10 to 15 सेकेंड। नेक्स्ट साउंड बिकम्स क्लियरर एंड लाउडर, और भी टुक 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 टुक, वो 10 to 5 मिनट। इससे साउंड बिकम्स मफलर और बाद में ख़त्म हो जाती है। ये जो साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हर डॉक्टर को ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हम स्टेथोस्कोप से उस साउंड को आसानी से देख सकते हैं। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि मैं अपने आधार पे मैं रेडियल पल्स में भी वो महसूस करता हूँ। स्टेथोस्कोप से भी कर सकते हैं, रेडियल पल्स से भी कर सकते हैं, मगर जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए। मुझे जानने की कोशिश कि नॉर्मल जैसा है तो उसमें भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं। अब आ जाते हैं ईसीजी की तरफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि दिल की रफ्तार समझने के लिए, जान पहचान करने के लिए इसका योगदान बहुत बड़ा है। ये एक पिक्चर है जिसे हम दिखाते हैं कि इसमें पी वेव है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू। इसमें 1 2 3 4 ऊपर के हैं, 2 नीचे की तरफ हैं। अब इनका क्या योगदान है, क्या मात्रा है, अब आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी के साथ जुड़ी है मगर हमें पढ़ाया नहीं जाता है, जिसके आधार पे हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट भी कोई गलती ना करे। अब आ जाते हैं, जब लेफ्ट साइड में देखें तो ऐसे नोट एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए काम करता है, वो एट्रियल सिस्टोल के साथ जुड़ा हुआ है जो पी वेव के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रियम में कंट्रैक्शन होती है और ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से या राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में डाला जाता है, बोथ में, वो जो 0.1 सेकेंड है उसमें पी वेव नज़र आती है। यही सत्य है। और इसी दौरान आप देखेंगे कि खून, ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है, मगर ये एट्रियम का रोल है। और वेंट्रिकल डायस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है, जे एक है वो पी वेव में है। उसके बाद आगे जाते हैं तो एवी नोड, जब वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन होती है वो सेकंड इवेंट हो जाता है 0.3 सेकंड का, वो 9 स्क्वायर तक आ जाता है। उसमें ही आप QRS वेव को देखते हैं
जो पहला हिस्सा है वेंट्रिकल डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल जो 0.3 सेकंड का शुरू होता है, QRS और TB के बीच में आ जाता है। उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल भी है, एट्रियल डायस्टोल भी आ जाता है। अगर हम इसी तरीके से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि एट्रियम कितना है, एट्रियल सिस्टोल कितना है, एट्रियल वेंट्रिकल कितना है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल पॉइंट है, कहाँ पे कौन सी मात्रा से आप देख सकते हैं। ये समझ आ जाएगी तो आप मैं सही कहूँगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये सारे का सारा दिव्यांग के आधार पे ही है। अब आते हैं कार्डियक साइकिल और ECG। अब तो मैंने दिखा दिया ना, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 है, उससे पहले एट्रियल सिस्टोल है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, उसके बाद ही एट्रियल डायस्टोल थ्रूआउट है, पॉइंट बीच में QRS के साथ में बाद द्वारा ही वेंट्रिकल सिस्टोल आ जाता है, वो तो मैंने दिखा चुका हूँ। अब आते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब ये है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है। और लेबाइल हाइपरटेंशन, टेंशन, एंजाइटी जैसे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी या कुंडलिनी सिंड्रोम के कारण जो होता है वो अचानक है, वो इमरजेंसी आपको बचाने के लिए है। मैंने रात के उठा था, ठंडा पानी पिया, गले में फुरते ही मुझे टैकीकार्डिया होना शुरू हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया था, ब्लड। फिर हॉस्पिटल जाके बताया था, उसे कहा था ये टेंशन प्रोन है, इसलिए तुम ट्रैंकुलाइजर लो। 1 महीना 2 महीना लेने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को कहा था कि मैं नहीं लूँगा, कि मुझे ये आदत नहीं चाहिए। मगर आज 40 साल हो गए, मैंने कभी भी ट्रैंकुलाइजर या ऐसी कोई चीज़ नहीं ली है जो कुदरत की खिलवाड़ के साथ दी जाती है, जो साइकियाट्रिस्ट अक्सर सिजोफ्रेनिक, स्प्लिट पर्सनैलिटी और मेंटली डिस्टर्ब लोगों के लिए देते हैं। उनको बताने की कोशिश करते हैं, उनको मन को कंट्रोल। मैं समझता हूँ कि मन पावरफुल है, अखंड योग की तरफ जाना है, इसे किसी किस्म का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का कोई ट्रैंकुलाइजर, नीति, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो दिमाग को कम करती है। आपको दिमाग को समझकर आगे बढ़ना है, फिर ही आगे अखंड योग की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे खुशी है कि वो डिसीजन मैंने 40 साल पहले लिया था, आज भी उस पर बरकरार हूँ। और कोई भी जाने अनजाने में ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी जिसमें पता नहीं है, मैं जब पता लगते ही मैं बंद कर देता हूँ कि इसमें कोई भी मार्फिन, ट्रैंकुलाइजर, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो। और ना मैं पेशेंट को देता, ना खुद खाता हूँ, और ऐसी कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के साथ खिलवाड़ करती है। शायद ये मैंने खुद देखा है और जाना है, शायद इसलिए 2005 में हार्ट अटैक भी होता, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई थी। मगर आज ना तो मैं दवाइयाँ खाता हूँ, मेरा जो एजेक्शन फ्रैक्शन था वो 46 था, अब वो 60 के पास है। अगर मैं वो कर सकता हूँ बिना दवाइयाँ खाए, खाने पीने और एक्सरसाइज के कारण, मैं समझता हूँ कि हम दुनिया की सारी चीज़ें बंद कर सकते हैं, कर्टेल एजिंग कर सकते हैं, रिवर्स एजिंग कर सकते हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश कर। इवन 73 मेरे सारे बायोफिजिकल पैरामीटर पिछले 30 साल में आकर अब अखंडता के साथ उसे हो गए जैसे परफेक्ट 21 ईयर्स में होने चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ खाने पीने, अखंड योग, और इससे मैं समझता दुनिया का हर इंसान कर सकता है। मगर उसके लिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कुदरत की देन नहीं है। शायद इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कहता हूँ जो सिंपैथोमाइमेटिक हो। फिर जाके आप संपूर्णता ला सकते हैं। वो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक या वेगस प्रीडोमिनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डीप इंस्पिरेशन लेने से ही आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी कम हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसको जानने की कोशिश की, वेगस को प्रीडोमिनेट करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज से कीजिए या दूसरा कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश। अब आगे चलते हैं। जब ब्रैडीकार्डिया उसका रेट कम हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें रेट कम हो जाता है, जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने कम हो गए हैं। जो लेफ्ट का जब दिखाया वो नॉर्मल है, जो लेफ्ट का उससे डिमोटिव, ये भी गलत है, मगर 60 तक ठीक है। वेगस टर्न है, जैसे भी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। अगर वो आपने वेगस प्रीडोमिनेंस आ गई है तो समझिए आप अखंडता के साथ आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं यही सबसे कहूँगा कि सिंपैथेटिक ओवर एक्शन की तरफ मत जाइएगा।
वेगस की प्रिडोमिनेंस की तरफ जाएंगे, आपके डाइजेशन भी बराबर होगी, दिल भी बराबर होगा, लंग्स भी बराबर होंगे, सब कुछ बराबर हो जाएगा। अब आ जाते हैं फीटल हार्ट के बारे में। मैं कहना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि जो दिल के अंदर हो रहा है पैदाइश के टाइम पे और जो बाहर में, उसमें अंतर है। अब पहले क्योंकि ये समझने के कारण ही मैं ऋग्वेद की भाषा को आयत्री ऑपरेशन में कॉस्मिक पुरुषा के तरीके में जो दिखाया था कि अपाना प्राणा के से ही कॉस्मिक पुरुषा ने चीज़ें प्राप्त की थी और किसी मन से नहीं की थी, मगर उसे डीकोड करने का सौभाग्य मुझे इसलिए है क्योंकि मैं इस चीज़ को आसानी से समझता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप देख लीजिए कि यह प्लेसेंटा है, माँ का है, उससे खून अम्बिलिकल कार्ड से अंदर आ रहा है। उसके दो हिस्से हैं, अम्बिलिकल आर्टरी भी है, अम्बिलिकल वेन भी है, और उसके कारण ही जिस बच्चे का खून बाहर जा रहा है और बच्चे के खून अंदर भी उसी से आ रहा है। शायद अम्बिलिकल कार्ड को हम अपाना कह सकते हैं, अपाना से एक्सप्रेशन भी हो रही है, अपाना से ही प्रदात हो रहा है। शायद मैं इसलिए आयत्री उपनिषद के कॉस्मिक पुरुषा को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस ज्ञान को जानता था। अगर ये ज्ञान नहीं जानता तो शायद कोई नहीं समझ पाता, आज तक किसी ने नहीं समझा था। वो भी मैं समझता हूँ कि ज्ञान की आवश्यकता है और हर इंसान को संपूर्ण ज्ञान को ध्यान के साथ समझ के स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके उसकी रैशनल वैल्यू को समझना चाहिए, फिर ही जाके वो अखंडता के पास आ सकता है। अगर मैं आज के दिन 73 उम्र में पिछले 60 साल के अनुभव को दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने शुरू किया था, सीरियसली ये जानने की संपूर्णता नहीं है। शायद इसलिए मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड स्कूल में भी एग्जाम्पलरी है, कॉलेज में भी एग्जाम्पलरी है, पीएचडी में एग्जाम्पलरी है, प्रोफेशनल हर लेवल में एग्जाम्पलरी है, क्योंकि मेरी भाषा ही परफेक्शन के साथ जुड़ी हुई थी। तो उसके आधार पे मैं शायद उसे ठीक कर पाया हूँ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। क्योंकि इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, जितना आप पढ़े, मेरे वीडियो को देखेंगे, आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा, क्योंकि आपका पहला लक्ष्य अपने आप को ठीक करने का होना चाहिए। मैं उन साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे साइंटिस्ट की तरफ है। मेरी कंसंट्रेशन चीज़ है कि हर मानव अपने आप में अखंडता के साथ होगा, सुरक्षित होगा, स्थित होगा, माइंड कंट्रोल होगा, बुद्धिशाली होगा, इंट्यूटिव होगा, तो वो काम कर पाएगा। मैं सिर्फ मेडिकल साइड को ही ध्यान में रखते हुए करना चाहता हूँ, चाहे वो उसमें एनाटमी हो, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी। मेरा ज्ञान सिर्फ इतने तक ही है, इसको ही दिव्यांग तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। आप इसमें जो दिखाए गए हैं, आप इसे आराम से खुद से देख लीजिए। मगर इस पिक्चर में आप देख लीजिए, जो ब्लड है बाय अम्बिलिकल वेन आ रहा है, वो डक्टस आर्टरीज से लिवर में इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। ये पहला एंट्री पॉइंट है फीटल हार्ट का। अब उसके बाद जब दिल में इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से जब राइट एट्रियम में आ रहा है, वहाँ से ब्लड सीधा ही आयोटा में चला जाता है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जाएगा भी तो भी वो आयोटा में आ जाएगा। मगर आयोटा में डायरेक्टली ले जाने का काम जो है वो मिक्स ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो डक्टस आर्टेरियोसिस के माध्यम से जाता है, जो तीसरा पॉइंट है। जो दूसरा है फोरामेन ओवेल है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, जो कहीं ना कहीं एएसटी बन जाता है, और वीएसटी भी इसमें है, मैं दिखाया नहीं गया, मैं ये जो रोल्स हैं बाईपास करके, ताकि जो माँ का खून है जो हमारे जिस्म में आता है वो लंग्स में नहीं जा सकता है, तो उसे बाईपास करके सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, वह रोता है, तो ये सारे के सारे जो एडिशनल आर्गन्स हैं वो बंद हो जाते हैं, कि उनका रोल ख़त्म हो जाता है, और रिवर्स के कारण बंद आर के 3 के 3, 4 के 4 बंद हो जाते हैं। ये जानना ज़रूरी, इसलिए शायद मैं समझ पाया हूँ कि वो अपाना अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल आर्टरी है, इसमें ही आना जाना सब चलता है। इसलिए मानव को मैं समझता हूँ वो बच्चा है जिसके 3 हिस्से हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, की खूबी से दिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी समझें, जानने पहचानने की कोशिश कीजिए। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक भस्त्रिका टेक्निक है जो कैसे हम प्रैक्टिकल की जा सकते हैं।
आज एक परहैप्स इनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन चली हुई है, जिसके कारण नीचे के पेट में आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जो वीनस रिटर्न का प्रेशर जो दिल की तरफ जा रहा है, उसका बढ़ने से सारे के सारे ब्लॉक खुल जाते हैं। मैं समझता हूँ, मैं कन्विंस हूँ कि ये काम करती है, मगर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ये एक सिस्टम है, प्रेशर नीचे से शुरू कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है, फिर जाके सारे के सारे ब्लॉक ख़त्म हो जाते हैं। ये एक खूबसूरत प्रतिक्रिया है। अब इसी चीज़ को हम खुद भी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। वज्रासन में बैठिए, सांस लीजिए, और जिसमें मैंने दिखाया है अगर आप ऐसा करेंगे और नीचे एब्डोमिनल पेट की एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, जो वीनस रिटर्न का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वज्रासन की पोजीशन में है, जो वीनस प्रेशर जो खून नीचे के हिस्से में नहीं है वो पेट में आ जाएगा, और दिल की तरफ जाके जितना आप फास्ट करेंगे उतनी ही शुद्धता आ जाएगी। शायद इसके कारण ही मैं एंजियोप्लास्टी करने के बावजूद भी पिछले 19 ईयर्स में एजेक्शन फ्रैक्शन को 60% के पास ला पाया हूँ, क्योंकि उसने सारे के सारे ब्लॉक ख़त्म कर दिए हैं। अब मुझे किसी किस्म की दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं 8 फ्लोर तक भाग के चला जाता हूँ। अगर एक हार्ट पेशेंट एंजियोप्लास्टी कर सकता है, तो नॉर्मल आदमी क्यों नहीं कर पाएगा। मैं इसके लिए मैं अखंड योग को बार बार कहता हूँ कि इसके 10 चीज़ को समझिए, जानिए, पहचानिए, आप संपूर्ण हो जाएंगे। मगर ध्यान में रखिए, ऑब्जर्वेशन के अंडर करना चाहिए, क्योंकि जब तक जो कर सकते हैं पहले वो जानिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टर्की बढ़ने चाहिए, तो आपको अच्छा रहेगा। अब जो कपालभाति है, सिर के ऊपर के चक्रों को साफ करने की प्रतिक्रिया इसमें आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि मेरा बचपन से नेसल साइनस था, मगर 3 साल ENT पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। मगर आज मुझे कोई नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के खाने और कपालभाति से मैं पूरे ब्लॉक को निकाल पाया हूँ, जल नेथी से निकाल पाया हूँ, इन प्रतिक्रियाओं से निकाल पाया हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है दोनों तरीके से, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो करने से ये मैंने किया हुआ है उसको साफ करके दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ। आप यही चीज़ कपालभाति करके आप नीचे सांस लीजिए, फिर कीजिए, जलनेथी कीजिए, तो आप जितना भी करेंगे उतना ही आसानी से आप साफ साफ करते हैं। आपको बोलने की, सोचने की, सुनने की क्षमता नहीं है। उतना ही मैं हकीकत में आदि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और अंतर के वो सूक्ष्म हिस्से जिसके बारे में मेडिकल साइंस बात नहीं करती है, मैं शायद इसलिए समझ पाया क्योंकि मैंने सब पे अनुभव किया है, और उसके आधार पे मैंने सारी समस्याओं का भी समाधान कर दिया है, और साथ में वो ज्ञान दे पा रहा हूँ जिसके आधार पे मैं यहाँ तक अब रिवर्स एजिंग की बात कर रहा हूँ। रिवर्स ऑफ एजिंग की बात कर रहा हूँ, कर्टेलिंग की नहीं है, प्रिवेंशन की नहीं है। मैं तो एक 2 स्टेप और भी आगे जा रहा हूँ। अगर एक हार्ट पेशेंट जिसने लेवाइल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट अटैक हो चुका है और बिना दवाई के वो रिवर्स ऑफ एजिंग कर रहा है, तो समझिए इन वीडियो में किस किस्म का ज्ञान है। ये मेरे अपने आधार पर, शायद इसलिए मैं दुनिया की सारी साइंस को चैलेंज कर रहा हूँ कि आपकी जो है वो संपूर्ण नहीं है, ये संपूर्ण है। इसको चलकर ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। आप पुनर्जन्म को, जैसे मैं कहूँगा कि कोई आदमी घिर गया है, हार्ट अटैक हो गया है, मैं उसे अब दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है, जो काम लोग फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं। जैसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, ये पहले भी काम नहीं हुआ था और नहीं होगा, इसको मत कोशिश कीजिए। सीधा ही पाँव को उठा दीजिए, वीनस रिटर्न को वापस लाइए, वो ऐसे नोट को आसानी से ठीक कर सकता है, आपका रिवाइवल हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर नहीं है तो आप हार्ट कार्डियक अरेस्ट कंट्रैक्शन कर सकते हैं, ताकि वो लोकली आप स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहला वीनस रिटर्न से करेंगे, आप स्टिमुलस करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो मेडिकल प्रोफेशन को बुलाइए, वो कहीं ना कहीं स्टिमुलस दे के, डिफिब्रिलेटर लेके उसको ठीक कर सकते हैं। ये मेडिकल प्रोफेशन का पार्ट है। मगर पहला जो आप जनता के लिए यही कहूँगा, उसे लिटाकर पाँव को ऊपर लेकर पहले वो कोशिश कीजिए, हाथ तक कोशिश कीजिए, आप संपूर्ण हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज इतना ही काफ़ी है, और मैं अंत में आ गया हूँ, तो यही है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए आज यही काफ़ी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।